कौन सा कर लिया था? वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का हो गया था। ओके, देन उसके पहले वेंचुरीमीटर था, हो गया था, राइट। नाउ आज करना है हमको एयरप्लेन विंग, राइट। एयरप्लेन विंग में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक एरोप्लेन जो कि स्टेबल है एंड मूविंग फॉरवर्ड विथ वेलोसिटी v, राइट, या हम इसके रिलेटिव में कई बार बोल देते हैं कि सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर को हम रेस्ट पे मान के विंग की जो स्पीड होती है वो हम रिलेटिव स्पीड एयर को दे देते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन अगर हम देखें तो यहाँ से विंग के रिस्पेक्ट में आने वाली एयर ऐसे टकराएगी विंग से और अलोंग द प्लेन कुछ फ्लो हो। तो ये जो फ्लो स्पीड है एयर की, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन कंसीडर की जाती है, राइट। तो नीचे साइड अलग वेलोसिटी होती है v1, ऊपर साइड वेलोसिटी अलग है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली p नॉट था अगर यहाँ पे। नाउ रिलेटिव टू विंग अगर एयर की स्पीड बिकॉज ऑफ दिस एयरफॉइल स्ट्रक्चर, बेसिकली हाइड्रोडायनेमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर की वजह से अलग अलग स्पीड, अगर एयर की रिलेटिव स्पीड अलग अलग है दोनों साइड, तो प्रेशर भी इन लोकेशंस पे डिफरेंट होगा, लाइक P2 एंड P1, सच दैट अगर रेस्ट की कंडीशन में इस लोकेशन पे जो एयर है उस पे टोटल बर्नौली अगर लगाई जाए तो लाइक P नॉट, यही P नॉट ड्यू टू व्हेन दिस विंग इज एंटरिंग इनटू द रेस्ट एटमॉस्फेयर, स्पीड रिलेटिव स्पीड आ जाने की वजह से हम बोलेंगे इन लोकेशंस में प्रेशर अलग अलग हो जाएगा, लाइक P1 प्लस रो V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज ऑल्सो इक्वल टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। एंड नाउ यही P नॉट था जो कि रेस्ट पे एयर थी, कोई एयर का वेलोसिटी वगैरह कुछ ना था, तो ये पूरा का पूरा टोटल एनर्जी है P नॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जाएगी। अब इसका एरोप्लेन का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है mg, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस प्लेन का जो भी प्रोजेक्टेड एरिया होगा, प्रोजेक्टेड एरिया के कंपैरिजन में लाइक देयर विल बी सम एरिया, जो भी विंग प्लेन का एरिया रहेगा लेट से a, प्रेशर डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे P1 विल बी कमिंग ग्रेटर देन P2 बिकॉज ऑफ V1 is less than V2, ऊपर वाले सरफेस पे स्पीड ज्यादा है, नीचे वाले सरफेस पे स्पीड कम है। ऊपर स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रह गया, नेट प्रेशर फोर्स अपवर्ड लगेगा इस प्लेन में, विंग के प्लेन के क्रॉस, लाइक P1 माइनस P2 इंटू एरिया, राइट। तो ये हमने डिस्कशन किया था। सो अगर मैं इस दोनों को बैलेंस कर दूं तो मुझे P1 माइनस P2 आ जाएगा, जो कि रहेगा रो अपॉन 2 एंड V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस आ गया, प्लेन का एरिया जो कुछ भी दिया गया था दैट यू कैन राइट m into g, टोटल एयरक्राफ्ट का वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू एरिया, प्लेन के विंग एरिया। अगर दो विंग बोल दिया गया है, नहीं तो जनरली जो भी विंग एरिया बताया जाता है पूरे प्लेन के लिए पूरा प्रोजेक्टेड एरिया दे दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दे विंग ऑफ एरिया ऑफ वन ऑफ द विंग, तो फिर 4 विंग या 2 विंग बोलेगा, आर एयरप्लेन विथ 2 विंग्स इज स्टेबल इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे अगर टोटल विंग एरिया दिया गया तो टोटल एरिया रखना है, और अगर 1 का दिया है तो फिर टोटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, टोटल विंग एरिया। टोटल विंग प्रोजेक्टेड एरिया। देन इसके बाद था मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट में था अगर हम एक बड़ी सी फुटबॉल को
डायरेक्टली ड्रॉप करा दें तो इसका सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके ऐसे ग्राउंड पे हिट करेगा विद सम वेलोसिटी। लेकिन अगर हम इसको स्पिन करा दें, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्रेजेक्टरी वगैरह के तो नहीं आएंगे, अगर हम इसको सेंटर के अबाउट ऐसे स्पिन करा के छोड़ें, विद सम स्पिन ओमेगा, तो नाउ इस साइड के पार्टिकल्स की स्पीड जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा, तो इस साइड के पार्टिकल की ऑलरेडी स्पीड देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा की वजह से, और पीछे साइड के पार्टिकल्स की स्पीड कम है। जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा ड्यू टू ग्रेविटी की इस साइड वाले पार्टिकल्स की भी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, इसके सेंटर की ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी हो जाएगी, such that this particle will be representing displacement, this particle will be representing large displacement for the same time। तो सेंटर ऑफ मास की ट्रैजेक्टरी, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कम स्पीड, यहाँ पे ज्यादा स्पीड, अगर इसकी स्पिन की डायरेक्शन हम बदल दें, स्पिन की डायरेक्शन अगर हम बदल दें, तो ये कुछ इस टाइप की ट्रैजेक्टरी है। ये वेलोसिटी वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस डायमीटर की, राइट। और अगर आप हमेशा वर्टिकल वाली लाइन या ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के ड्रॉ बताएंगे कि उस साइड की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ। देन इसके बाद क्या था, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग फ्लूइड, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग फ्लूइड, इसके एक केस था या हमने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लाइक अगर हॉरिजॉन्टल पाइप से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से v स्पीड पे लिक्विड बाहर निकल के आ रहा है, then it will be exerting some force on this fixed plate, F is equal to dp by dt, rate of change of momentum, which comes to be v into dm by dt, means mass flow rate, that comes to be rho a v square. This is the force exerted on the fixed plate. सेकेंड था, अगर ये प्लेट मूव हो रही हो, if this pipe which is carrying some water coming out and this plate is not now fixed, it is also moving with some velocity v dash, so now rate of change of momentum will be different whether it is coming from with this pipe with velocity v, but force exerted on the plate will be rho e and relative velocity v minus v dash, ये velocity decide करेगी momentum imparted या change in momentum in the system. Now एक और डिस्कशन किया था कि अगर ये प्लेट मूविंग ना हो, कि ये प्लेट किसी एंड के अबाउट हिंज हो, और अगर यहां से किसी लोकेशन पे वाटर निकल के आके हिट करे, तो नाउ पाइप के वाटर की वजह से, लेट्स से अगर ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द हिंज पॉइंट,
इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, so this plate will be inclined such that force due to means weight acting at the center and this force which will be imparted on it, let's say acting in this direction, which is equal to rho a v square, and now total torque balance will be there at equilibrium condition. Net torque on the system is again u. So now we can calculate theta कि ये कितने एंगल पे बैलेंस्ड रहेगा, राइट? सो ये आपको हाइट दी जाएगी, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, प्लेट वगैरह की लेंथ, हाइट कुछ भी दिया जाएगा, बस आपको इसके हिसाब से फोर्स कैलकुलेट करके बैलेंस करा देना है. सो टॉर्क बैलेंस करके आप थीटा निकाल सकते हैं. थीटा बताया जाता है, पूछा जाता है मोस्टली, राइट? ना इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के इस क्वेश्चन को ट्राई करना है आप लोग कि अगर शायद मैं तुम लोगों की क्लास में नहीं करवाया हूँ, इवनिंग वाले में कराया था, मुझे याद है. इफ देयर इज अ फिक्स्ड प्लेट व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा और यहां से वाटर आ रहा है, फिक्स्ड प्लेट में ये स्प्लिट होगा. अगर परफेक्टली वर्टिकल रहता तो पूरा का पूरा वाटर हर डायरेक्शन में इक्वली स्प्लिट होता, ठीक है ना? लेकिन अगर ये इंक्लाइंड है, लेट से ये प्लेट का नॉर्मल है, ठीक है ना? तो नाउ वाटर स्प्लैश आउट होगा तो कुछ अमाउंट ऊपर की ओर जाएगा, कुछ अमाउंट नीचे की ओर जाएगा, और अगर पूरी हॉरिजॉन्टल कर दी जाए तो ये रिटर्न होके इस साइड जाने वाला अमाउंट, लेट से अगर मैं इसको मास फ्लो रेट m1 बोल रहा हूं, ठीक है, m1, और इस साइड जो मास फ्लो रेट स्प्लैश आउट होगा m2, वो इस मास फ्लो का किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. कंटिन्यूटी लगा के सॉल्व करना है, ट्राई टू डू दैट. m1 अपॉन m2 का रेशियो निकालना है. m1 अपॉन m2 मींस मास फ्लो रेट का रेशियो इन टर्म्स ऑफ मास, दिस एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप ले सकते हैं कि अगर ये थीटा वर्टिकल से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो पाइप इज हॉरिजॉन्टल, पाइप से आने वाला लिक्विड वाटर v स्पीड पे है एंड डेंसिटी रो, क्रॉस सेक्शनल एरिया a. इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर. सो नाउ फॉर दिस थीटा टू बिकम 90 डिग्री m1 0 हो जाएगा. थीटा टू बिकम 0 डिग्री m1 अपॉन m2 1 आ जाएगा, रेशियो 1 मींस हाफ ऑफ द मास अपवर्ड. मतलब आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि अगर सर्कुलर प्रोजेक्टेड एरिया पे आके हिट हो रहा है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की ओर कितना मास जा रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की ओर कितना मास जा रहा है, ठीक है ना? दैट वी आर लुकिंग फॉर, इस रेशियो को करके. ये कभी आया नहीं है लेकिन आएगा फ्यूचर में, कभी ना कभी जरूर आएगा. Torque exerted by flowing fluid.
टॉर्क एक्सर्टेड, राइट। टॉर्क एक्सर्टेड तो हमने किया था कि जैसे एक तो ये वाला भी केस है, लेकिन इस केस में क्या है, नेट टॉर्क 0 है। नाउ नेट टॉर्क की वजह से कई बार एक नोजल का डिस्कशन किया जाता है। लेट्स से वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है, and about this vertical axis at radial distance r1 and r2, water let's say coming out at some velocity v1 and v2 and projected area a2, projected area a1 या नोजल एरिया। सो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे लिक्विड बाहर निकल रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिट के टाइम पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, उस फोर्स की वजह से इस रेडियल लोकेशन पे एक नेट टॉर्क लगने लगेगा, जिसमें ये एक्सेलरेट होगा। सो वी विल राइट रेजिस्टिंग टॉर्क, अगर हमको लिखना है, लेट्स से यहाँ पे फोर्स F1 जो लग रहा होगा रो A1 V1 स्क्वायर, या ये जो V1 है याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव टू नोजल, रिलेटिव टू नोजल, राइट। नहीं तो अगर इसका कुछ ओमेगा दे दिया जाएगा, वाटर की स्पीड कुछ और होगी, तो फिर उसको अलग से निकाला जाएगा। V1 and V2 being relative velocity of water with respect to nozzle, right? Relative velocity of water, or either it will be written something कि अगर इसकी स्पीड v1 एक्चुअल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती और नोजल इस साइड जा रहा है, तो वो आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, राइट, कि कितना होते जा रहा है। सिमिलरली F2 रो A2 V2 स्क्वायर। नाउ R1 R2 डिस्टेंस की वजह से नेट टॉर्क अगर हम लिखना चाहें F1 into R plus F2 into R and so on. Now this net torque can also leads to I alpha। अगर इस पूरी पाइप सिस्टम या ट्यूब सिस्टम का कुछ मास होगा, उसके हिसाब से इसका कुछ अल्फा होगा। किसी टाइम के बाद ये कांस्टेंट ओमेगा पे अचीव हो चुका होगा। व्हाई? बिकॉज ये जो स्पिनिंग सिस्टम होता है वहाँ पे एक रेजिस्टिंग इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि एक टॉर्क बैलेंस की सिचुएशन हो जाएगी। टॉर्क बैलेंस की सिचुएशन होने के बाद ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट होते रहेगा, राइट। तो अल्फा अगर एट t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा हो तो अल्फा कैलकुलेट किया जा सकता है। टॉर्क बैलेंस होने की सिचुएशन होगी जब भी, तो इसमें नेट टॉर्क 0 करा देंगे एंड इसमें हम ओमेगा का भी डिस्कशन कर सकते हैं, राइट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के। नेट टॉर्क जब भी 0 कराने की कोशिश करेंगे मींस व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग, और अगर इसमें ओमेगा को कांस्टेंट बोल दिया गया है, उस टाइम पे जितना टॉर्क फ्लोइंग फ्लूइड इसको रोटेट कराने में लगा रहा है, उतना ही अपोजिंग टॉर्क इस स्पिनिंग मैकेनिज्म के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो नेट एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्वेटिव है, कांस्टेंट ओमेगा से ऑलमोस्ट स्पिन करता है। तो दोनों केस बनते हैं, मींस नेट टॉर्क को 0 अगर अपन कराएंगे तो हम आई अल्फा कैलकुलेट करा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के, ठीक है। और इसके लिए मींस कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस रहेंगे तो एक दो क्वेश्चंस इसके देख लेना, ये शायद एक बार आया हुआ है। नाउ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी 7 नंबर पे है, राइट, हेडिंग 7 है, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे हमने क्या क्या डिस्कशन किया था? फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बाद एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का डिस्कशन किया था क्या हमने? नहीं ना। एक चार्ट होता है, वो कभी आया नहीं है, लेकिन उससे अपने को आइडिया मिलता है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बिहेव कैसा करता है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में होता है F इज इक्वल टू म्यू विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू dv अपॉन dy। ये dv अपॉन dy जो वेलोसिटी ग्रेडियंट की टर्म होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, इसकी पावर कुछ होती है
1 नहीं होना चाहिए। 1 पावर मीन्स न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन के लिए वो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेसर देन 1, और इनफैक्ट समटाइम्स नेगेटिव की भी बात की जा सकती है। तो डिफरेंटली कैटेगराइज किए जाते हैं, जैसे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। वो कभी आया नहीं है ना उसके नाम वगैरह से रिलेटेड कहीं कोई क्वेश्चन पूछा गया है। हायर क्लासेस में आप उसको सीखोगे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का बिहेवियर कैसे होगा, और उसके लिए वो एक्सपोनेंट या पावर कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। सो इसमें हमने सीखा था फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दैट वाज कि अगर कोई फ्लूइड, लेट्स से, सबसे पहले तो हाँ इसमें आपको ये लिखना है, विस्कोसिटी तभी पिक्चर पे आएगी जब फ्लूइड मूविंग सिचुएशन में है। रेस्ट कंडीशन में थोड़े फ्लूइड विस्कोसिटी इफेक्ट डालेगा। फ्लूइड या फ्लूइड एलिमेंट मूविंग कंडीशन में तभी विस्कोसिटी इफेक्ट आएगा। तो कई बार कंफ्यूजन ना आए या कोई क्वेश्चन में काउंटर वो ना होने लगे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, इसलिए ये टर्म हमेशा विस्कोसिटी के साथ में याद रखना है। या तो फ्लूइड या फ्लूइड एलिमेंट, हो सकता है पूरा कंटेनर रेस्ट पे है, उसमें लिक्विड भी रेस्ट पे है, लेकिन कोई इमेजिनरी एयर बबल या कोई वाटर ड्रॉपलेट टाइप का ही कोई, या दूसरे लिक्विड का वाटर मींस दूसरे लिक्विड का छोटा सा ड्रॉप मूव करा दिया गया, वो भी एक फ्लूइड एलिमेंट कहला सकता है। रेस्ट फ्लूइड के अंदर भी अगर कोई एक सिंगल फ्लूइड एलिमेंट मूव कर रहा है तो विस्कोसिटी कंसीडर की जाएगी, राइट। इज इन मोशन, और इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, विस्कोसिटी पिक्चर में आती है ड्यू टू ड्रैग फोर्स एंड एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। ये दो वर्ड बहुत क्लियरली याद रखना अगर आपको विस्कोसिटी डीपली समझना है तो। हमने नोट्स में भी इसके बारे में दोनों वर्ड बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किए। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम, जब एक एलिमेंट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रेवल कर रहा होता है तो वो मोमेंटम एक्सचेंज कर रहा होता है, राइट। सो फ्लूइड लेयर को बेसिकली डिस्ट्रॉय कराने में पार्टिसिपेशन उसका रहता है, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये दो वर्ड आपके याद रहने चाहिए। विस्कोसिटी का जो रोल होता है ड्यू टू ड्रैग फोर्स बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स एंड एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। तो ना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी था कि अगर फ्लूइड की वन लेयर with another fluid layer is in some relative velocity and having a thickness of dy, so this term force or viscous force acting at this common interfacing surface is going to be nu into a area of the interfacing surface or area of the fluid layer into dv by dt। dv by dy, t जब भी रिप्रेजेंट करते हो थिकनेस समझ लेना, टाइम नहीं है। dv by dy विस्कस फोर्स, dv अपॉन dy को हम नया टर्म देखते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट और this is also known as rate of shear strain। रेट ऑफ shear strain, राइट। रेट ऑफ shear strain कैसा, किसी टाइम के साथ अगर ये दोनों लेयर सामने ऐसे फ्रंट फेस टू फेस कॉमन सरफेस पे रही होंगी तो विद इन टाइम dt
टाइम dt, ये कुछ एंगल फाई एंगल जिसको हम बोलते थे शियर एंगल फाई, राइट। तो ये dv अपॉन dy ये वो टर्म बन रहा है। dv को मैं लिखूंगा dx अपॉन dy इंटू 1 अपॉन dt। ये dx अपॉन dy क्या tan फाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? and that phi is nothing but shear angle, shear strain. So rate of this is becoming something like d upon dt of tan phi, or phi is very small that we can represent like d phi upon dt means rate of shear strain, ठीक है ना। so कई बार ये टर्म भी आएगा, इसका ध्यान रखना है कि वो rate of shear strain क्यों कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं shear stress will be presented in the fluid in terms of rate of shear strain, not directly to shear strain. Solids के केस में था shear stress is directly proportional to shear strain, but liquid के केस में हो जाएगा shear stress will be proportional to rate of shear strain, right? अगर मैं force upon area करा दूं, viscous force upon area is equal to mu into dv upon dy or mu into d phi by dt. दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और अब देखो फोर्स इसी के अलोंग लग रहा है, एरिया भी वही है, तो ये शियर स्ट्रेस ही है। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है? Shear stress is directly proportional to rate of shear strain in fluids. Solids में shear stress is directly proportional to shear strain, but fluid के केस में rate of shear strain, ठीक है। So now कई बार shear stress भी पूछ ली जाएगी कि फ्लूइड लेयर्स में कितनी shear stress काम कर रही है, या फ्लोइंग फ्लूइड भी जब आप हायर क्लासेस में सीखोगे, या कई बार एक्चुअली एडवांस में भी आ चुका है shear stress के बारे में कैलकुलेट करने को, PYQ सॉल्व करना, उसमें आपको मिलेगा shear stress. So now they will be calculated as usual force के टर्म्स में, विस्कस फोर्स से ही shear stress कैलकुलेट किया। ना इसको एरिया में अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ